ओके, स्क्रीन एंड ऑडियो क्लियर है। स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सर्किट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स में। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में एक मेमोरी एलिमेंट हम ऐड कर दें और मेमोरी एलिमेंट का जो आउटपुट है उसको हम कनेक्ट कर दें कॉम्बिनेशनल सर्किट के इनपुट से एज अ फीडबैक पाथ। सो इस तरह का जो सर्किट तैयार होता है उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। लास्ट लेक्चर में ये भी मैंने क्लियर किया था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कभी भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, और मेमोरी एलिमेंट का एक बड़ा स्पेसिफिक पर्पस है कि अगर कोई इनपुट किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आने वाला है तो उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हम केवल आउटपुट जनरेट करते हैं और उस आउटपुट को कभी भी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको आउटपुट को कहीं ना कहीं स्टोर करना है और इसके आउटपुट पर बेस्ड होगा किसी सर्किट का नेक्स्ट इनपुट, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट जनरेट होगा और जो आउटपुट होगा फिर से वो स्टोर होगा क्योंकि उसी आउटपुट पर बेस्ड होगा इस कॉम्बिनेशन सर्किट का अगला इनपुट। तो जब इनपुट आउटपुट का रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाए, इनपुट आउटपुट पर बेस्ड होना स्टार्ट हो जाए, तब सीक्वेंशियल सर्किट का लॉजिक स्टार्ट होता है, तब ये सर्किट पिक्चर में आता है। अदरवाइज सीक्वेंशियल सर्किट का कोई खास रोल नहीं। सो अगर आपको इनपुट और आउटपुट में कोई भी रिलेशन नहीं है, आपने इनपुट दिए, प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट कर दिया एंड फॉरगेट अबाउट इट, इस तरह का दिया आपका ऑपरेशन है, सो यू हैव टू गो विद द कॉम्बिनेशनल सर्किट। बट आउटपुट अगर आपको स्टोर करना है और आउटपुट के बेस पर ही इनपुट नेक्स्ट इनपुट की स्टेट तैयार होती है, इस तरह के सर्किट्स को हम सीक्वेंशियल सर्किट का नाम देते हैं। अब हमें इसी तरह के कुछ सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं, जो हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में है। किस तरह से उसको हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट जनरेट होगा एंड आउटपुट को हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। यहीं से इसके प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट तैयार होगी, राइट। जो भी हम इनपुट देने वाले हैं वो तो एक सेपरेट थिंग है, बट मेमोरी में जो डेटा स्टोर है, जो बाइनरी बिट स्टोर है, प्रीवियसली कौन सी बिट स्टोर थी और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आया। सो मेमोरी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन के बेस पर किसी भी सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की दो स्टेट तैयार होती है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट हम मेमोरी एलिमेंट में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को बोलेंगे। सपोज यहाँ पर अगर इनिशियली ज़ीरो स्टोर है, दैट मीन्स अगर किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट ने आउटपुट जनरेट किया था ज़ीरो, तो ये ज़ीरो मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा। देन आफ्टर हमने इसी ज़ीरो को एज अ फीडबैक पाथ कॉम्बिनेशनल सर्किट में इनपुट में दे दिया और एक और इनपुट जो हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड किया। अब ये दो इनपुट के बेस पर जो भी प्रोसेसिंग होगी उससे एक आउटपुट जनरेट होगा और वो आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप की या इस मेमोरी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करेगा। अगर यहाँ पर ज़ीरो है और नेक्स्ट आउटपुट अगर वन जनरेट हुआ है तो इस ज़ीरो को हम कहेंगे प्रेजेंट स्टेट और इस आउटपुट को जो वन जनरेट हुआ उसको हम कहेंगे नेक्स्ट स्टेट, राइट। सो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट या प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, इस तरह से इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करने वाले हैं ट्रूथ टेबल में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारी प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, नेक्स्ट स्टेट कौन सी है। जस्ट ये मेमोरी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस कैलकुलेशन के बेस पर जो भी डेटा स्टोर होगा मेमोरी एलिमेंट में, दैट विल कंसीडर एज अ प्रेजेंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट। आप दोनों में से किसी भी एक टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। और कैलकुलेशन के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है वो होगा नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के कंपैरिजन से हम अलग अलग तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाने स्टार्ट करने वाले हैं।
किसी में वो चीज़ चेंज होगी, किसी में चेंज नहीं होगा, राइट। किसी में रेस कंडीशन आ सकती है। वो हम अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द फर्स्ट sequential circuit known as फ्लिप फ्लॉप। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में काफ़ी इसका सिग्निफिकेंस भी है। अगर कहीं भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाई देती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप, जिसका पर्पस होता है कुछ वोल्टेज को स्टोर करके रखना। यदि हम प्राइमरी मेमोरी की भी बात करें तो वो लाखों करोड़ों फ्लिप फ्लॉप से, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर एक 5 वोल्ट का करंट और की परमिशंस होती है। हम उसको 5 वोल्ट से अगर चार्ज अप्लाई कर दें या वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो प्राइमरी मेमोरी जो हम जिसको हम रैम कहते हैं, रैम की जो शेल है जहाँ पर बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो शेल बर्न हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि वहां पर हर एक शेल में एक छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जिनकी कैपेसिटी 5 वोल्ट की है। और हम जानते हैं बाइनरी, अगर हम 1 स्टोर करना चाहते हैं रैम के अंदर, तो हमें एटलीस्ट 5 वोल्ट देना पड़ता है। सो 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के रैम की अलग अलग सेल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। सो उसी को हम अब डिस्कस करने वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट स्टेटमेंट, a flip flop is a binary cell which store 1 bit of information। सबसे पहली बात तो ये फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी शेल। शेल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि को अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन 1010 है, हमें क्योंकि 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सो हमें इसको स्टोर करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर की फ्लिप फ्लॉप तो एक फ्लिप फ्लॉप से एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो यदि हमारे पास 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सो वी रिक्वायर्ड 4 फ्लिप फ्लॉप। इज वेरी क्लियर। अ फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी शेल which can store 1 bit of information. Second step, a flip flop is a form of sequential logic gate. In a sequential gate, the output state depends फ्लिप सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की कैटेगरी में आता है। अब क्योंकि ये सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो दो बातों पे डिपेंड होता है, राइट। हमने इनपुट क्या दिए और मेमोरी एलिमेंट से क्या उसका इंफॉर्मेशन आया है। से बात करें तो दो एलिमेंट के पास, राइट, और एक इंफॉर्मेशन हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक इनपुट ये हुआ, एक इनपुट ये हुआ। तो ये ध्यान रखना होता है कि दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है। फर्स्ट इनपुट तो हम देने वाले हैं, बट नेक्स्ट इनपुट मेमो जो कि प्रीवियस कैलकुलेशन का आउटपुट था। सो नेक्स्ट आउटपुट पर डिपेंड होता है सिक्वेंशियल, इसलिए इसको इस तरह से बोला गया है कि फ्लिप फ्लॉप is a form of sequential logic. It is sequential gate. The in a sequential gate output state depends on both inputs and output. इन दोनों पे डिपेंड करता है, राइट। जबकि कॉम्बिनेशन सर्किट केवल इनपुट कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है, उसको आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। So combinational circuits is totally dependent on inputs। जैसा इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, based on the inputs we got the output।
नेक्स्ट स्टेप, अ फ्लिप फ्लॉप हैज टू स्टेट्स। किसी भी फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेट्स होती है, सेट एंड रिसेट। ये दो स्टेट्स कहलाती है फ्लिप फ्लॉप की। सेट मीन्स सेट स्टेट इज लॉजिकली वन। अगर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट में वन जनरेट कर देता है, इसका मतलब है कि वो सेट हो चुका है, और इसी को कहा जाता है हाई सिग्नल। क्योंकि वन है मीन्स हाई सिग्नल। रिसेट स्टेट इज लॉजिकली जीरो, दैट मीन्स लो सिग्नल। सेट का मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट है वन जनरेट हो चुका है, और वन जाकर ट्रांजिस्टर में एज अ 5 वोल्ट स्टोर हो जाता है, राइट। सो हर बार आपको चेक करना है कि यदि आप दो इनपुट दे रहे हैं, यदि उसके आउट में वन ही आ रहा है, दैट मीन्स वो ट्रांजिस्टर कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है, अब वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं सेट कंडीशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो आपको केवल इतना याद रखना है, अगर आउटपुट में वन आता है तो हम उस फ्लिप फ्लॉप को सेट कंडीशन में मानते हैं। इसी तरह से अगर आउटपुट में जीरो आता है तो हम उसे कहते हैं रिसेट कंडीशन। जैसे आप एटीएम का ट्रांजैक्शन करते हैं, सो बिफोर डूइंग द ट्रांजैक्शन यू हैव टू रिसेट द मशीन फर्स्ट। आप एक रिसेट मशीन की बटन दबाते हैं, रिसेट बटन दबाते हैं, सो दैट ऑल द ट्रांजैक्शन विच हैव डन इन प्रीवियसली सेट टू बी रीसेट, सभी में जीरो फिल हो जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप एटीएम का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, अपना पिन नंबर डालते हैं, ट्रांजैक्शन विड्रॉल करते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन उसके अंदर फॉर्मेट में स्टोर हुई होगी। आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम, आपके कार्ड की डिटेल, आपका पिन नंबर, कई सारी इंफॉर्मेशन आपके एटीएम के थ्रू से मिल जाती है। रिसेट द मशीन फर्स्ट बिफोर डूइंग द ट्रांजेक्शन। सो रिसेट करने से उसके जितने भी इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, उसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, दे ऑल रिसेट बाय जीरो, जिसको आप इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसको यूज करते हो, सो बिफोर यूजिंग द वेरिएबल्स यू हैव टू सेट इन दैट वेरिएबल, ताकि जो भी अपडेटेड कैलकुलेशन है दैट विल स्टोर इनटू द वेरिएबल। तो ये मीनिंग होता है यहाँ पे रिसेट का, कि आपको सबसे पहले मशीन को रिसेट करना होता है। दैट मीन्स अगर जीरो स्टोर हो चुका है किसी ट्रांजिस्टर में, 0 वोल्ट स्टोर हो चुका है जो कि लो बिट है जीरो, इसका मीनिंग है कि वो फ्लिप फ्लॉप रिसेट कंडीशन में है या रिसेट स्टेट में है। सिंस इट हैज ओनली टू स्टेट, सेट एंड रिसेट, it is also called bistable device. Next statement, flip flop also known as bistable multivibrator are electronic circuit with two stable output, one of which is the complement of the other। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर इसकी दो स्टेट है, किसी भी फ्लिप फ्लॉप की केवल दो ही स्टेट होती है, तो हम इसे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर डिवाइस बोल सकते हैं। मल्टी वाइब्रेटर डिवाइस का मीनिंग ये होता है कि अगर इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है तो साथ ही साथ इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट भी जनरेट होगा। हम एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं ताकि इस टर्म्स को हम लोग और अच्छे से क्लियर कर लें। फ्लिप फ्लॉप में इस तरह से हम इनपुट देने वाले हैं।
फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट होंगे, और फ्लिप फ्लॉप के 2 ही आउटपुट होते हैं। इन 2 आउटपुट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज नॉर्मल आउटपुट एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट। हर एक फ्लिप फ्लॉप डिवाइस के 2 ही आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, और इसे हम कहते हैं क्यू डैश या क्यू बार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर हम इनपुट देते हैं, ये पोर्शन होगा इनपुट। हर एक फ्लिप फ्लॉप में केवल 2 ही इनपुट होते हैं। कुछ ऐसे फ्लिप फ्लॉप होंगे जिसमें केवल एक ही इनपुट होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप में ये वाला पोर्शन होता है इनपुट का, और ये वाला पोर्शन होता है आउटपुट का। और हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लिप फ्लॉप में हमेशा 2 आउटपुट जनरेट होते हैं, एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट। फ्लिप फ्लॉप की हमेशा 2 ही स्टेट होती है। यदि हम स्टेट की बात करें तो इसकी स्टेट्स केवल 2 होती है, या तो ये सेट होगा या तो ये रीसेट होगा। सेट कंडीशन हम तब मानते हैं जब फ्लिप फ्लॉप में 1 स्टोर हो जाए, और 1 रिप्रेजेंट करता है 5 वोल्ट को। दैट मीन्स अगर ट्रांजिस्टर या फ्लिप फ्लॉप के अंदर 5 वोल्ट आ चुका है तो वो उसको सेट कंडीशन में माना जाता है कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट कंडीशन में आ चुका है, उसकी स्टेट सेट हो चुकी। और अगर फ्लिप फ्लॉप में 0 आता है, दैट मीन्स 0 वोल्ट किसी ट्रांजिस्टर में स्टोर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रीसेट। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप की केवल 2 ही स्टेट है, इसलिए इनको बाइस्टेबल डिवाइस भी कहा जाता है। और हर एक आउटपुट में मतलब 2 आउटपुट इसके जनरेट होते हैं, एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट, इसलिए इसे मल्टी वाइब्रेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी कहा जाता है। सो फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स, and it is electronic circuit with 2 stable output, one of which is the complement of other. So एक अगर नॉर्मल है तो दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। So एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट इस फ्लिप फ्लॉप के 2 आउटपुट होंगे। It has 2 output, one is normal, other is its complement. As we already discussed, every flip flop having 2 outputs, first normal, then other will be its complement. The state of flip-flop changes only when clock pulse has arrived. What does it mean? Let's understand. This is the output of flip-flop. Suppose output is generated 0, so complement will be generated 1. So if output is 0, then complement is 1. Similarly, if it is 1, then complement is 0. और अगर हमें कंटिन्यूसली इस तरह का आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाए कि नॉर्मल में आपको कंटिन्यूसली 1 मिल रहा है और कॉम्प्लीमेंट में आपको कंटिन्यूसली 0 मिल रहा है, इसका मतलब होता है कि इस नॉर्मल आउटपुट में 1 आ चुका है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो चुका है। तो फ्लिप फ्लॉप में आप जो भी इनपुट सप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप जो भी क्लॉक पल्स लगाने वाले हैं, यहाँ पर क्लॉक पल्स रहेगी इस तरह से,
क्लॉक पल्स की आपको राइजिंग एज पे काम करना है या नेगेटिव एज पे काम करना, फॉलिंग एज पे काम करना है, दोनों में से किसी एक एज पर हम काम करने वाले हैं, राइट। क्लॉक पल्स के राइजिंग स्टेज आने पर ही इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट को सेट किया जाएगा। आउटपुट में जो चेंजेस होंगे वो डिपेंड करेगा क्लॉक पल्स की राइजिंग एज पर और इनपुट पर। तो फ्लिप फ्लॉप कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को 0 से 1 कब करेगा, जब क्लॉक पल्स की राइजिंग एज आएगी, राइट। सो क्लॉक पल्स की राइजिंग एज एंड इनपुट, इनकी सभी की प्रोसेसिंग के बाद फ्लिप फ्लॉप अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज करेगा और नेक्स्ट स्टेट जनरेट करेगा। ये 0 प्रेजेंट स्टेट है, तो ये 1 इसका नेक्स्ट स्टेट बनेगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए ये जो 1 है ये प्रेजेंट स्टेट बनेगा और ये जो 1 है ये नेक्स्ट स्टेट बन जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए लास्ट वाला जो आउटपुट है वो बन जाएगा प्रेजेंट स्टेट, और उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होगा, जो क्यू में वैल्यू सेट होगी, वो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट। और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट में भी ये स्टार्ट होता है। प्रेजेंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0। सो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट में अब चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये कंटिन्यूसली सेम वैल्यू जनरेट करता है, इसका मीनिंग होता है कि ये स्टेबल आउटपुट जनरेट करता है। इफ क्यू इज continuously generating 1 1 1 1, right, that means output is stable। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि क्यू में अगर कंटिन्यूसली 1 1 1 1 जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स कि फ्लिप फ्लॉप सेट हो चुका है, तो कॉम्प्लीमेंट भी इसके रिस्पेक्ट में 0 0 जनरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि क्यू में अगर 1 है तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी 1 आए, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फ्लिप फ्लॉप इनपुट और क्लॉक पल्स के बेस पर फिर से उसको प्रोसेस करेगा और अपने कॉम्प्लीमेंट को नॉर्मल से एडजस्ट करने का ट्राई करेगा। और जब ये एडजस्ट हो जाएंगे तो ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर क्यू में 1 है तो क्यू डैश में 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और फिर हर एक क्लॉक पल्स पर ये अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। इसका मीनिंग होता है कि फ्लिप फ्लॉप स्टेबल कंडीशन में है। तो एक बार जब फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाता है या रीसेट हो जाता है, दोनों में से कुछ एक होगा, यहाँ पर मैंने सेट कंडीशन आपको बताई है। तो एक बार जब फ्लिप फ्लॉप सेट कंडीशन में आ जाता है तो उसे हम स्टेबल कंडीशन मानते हैं कि अब फ्लिप फ्लॉप स्टेबल हो चुका है। तो इसी से आपको दो चीज़ें क्लियर हुई है फिर से, कि एक फ्लिप फ्लॉप की दो स्टेट्स होती है, सेट और रीसेट। फ्लिप फ्लॉप स्टेबल कंडीशन में तब माना जाता है जब उसके आउटपुट कंटिन्यूसली 0 0 0 या 1 1 1 1 जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसका रिस्पेक्ट में उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आनी चाहिए। इस कंडीशन को हम स्टेबल कंडीशन मानते हैं। और इसी से आपको ये भी पता चला प्रेजेंट स्टेट किसे कहते हैं और नेक्स्ट स्टेट किसे कहते हैं। तो आपको इस आउटपुट क्यू को हमेशा ध्यान से देखना है, यहीं से हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता चलती है। और इसी से ट्रूथ टेबल भी तैयार होगा, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट से। फाइन। द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप चेंजेस ओनली व्हेन क्लॉक पल्स हैज अराइव्ड। अगर फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स आती है तभी उसके आउटपुट में चेंज होगा और वो चेंजेस क्यू के अंदर स्टोर होगा। सो क्यू जो कि आउटपुट है कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा क्लॉक पल्स की राइजिंग एज पर। फॉर शोइंग द बिहेवियर ऑफ फ्लिप फ्लॉप
वी यूज कैरेक्टरिस्टिक टेबल। फ्लिप फ्लॉप कैसा बिहेव करता है, किस तरह से इनपुट देने हैं, क्लॉक पल्स की राइजिंग एज की वैल्यू क्या है, राइट, और इस पे डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो ये चीजें हम एक ट्रूथ टेबल से बनाने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाने वाले हैं, जो कि उस फ्लिप फ्लॉप का बिहेवियर शो करेगा। सो अलग अलग पर्पस हमारे पास होते हैं। हमें मशीन को कभी सेट करना होता है, कभी हम सेट बटन दबाते हैं, कभी रिसेट बटन दबाते हैं, राइट। कभी हम बफर में डेटा को सिंपली स्टोर करना चाहते हैं, कभी हम रिफ्रेश करना चाहते हैं अपने डेटा को। तो इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशंस में हम अलग अलग तरह के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप का जो नेचर है, जो उसका बिहेवियर है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल से पता चलता है। आगे हम देखेंगे एक ट्रूथ टेबल और एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल आप इतना जानिए कि फ्लिप फ्लॉप का जो बिहेवियर है उसको जानना है तो हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना होता है। While designing the sequential circuit using flip-flop, we know the output state and we have to find the input combination. For this purpose, we built an excitation table. Now, here is again an important terms, excitation table. अभी तक आपने ट्रूथ टेबल सुना था, अब हम एक्साइटेशन टेबल बनाने वाले हैं। पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, फिर जब हम एक्चुअल फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तब आपको मैं उसको बनाना सिखाऊंगा। अभी तक आप जानते हैं, जैसे आपने एनकोडर डिकोडर बनाए थे, मल्टीप्लेक्सर बनाए थे, तो सभी में आप इनपुट्स देते हैं। सपोज 2x1 का आपने मक्स बनाया था, मल्टीप्लेक्सर बनाया था, तो आपने प्रोवाइड किए थे दो इनपुट, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अगर ये दो इनपुट है, इनके बेस पर अगर आउटपुट जनरेट होता है, राइट, लेट सपोज हम एडर सर्किट बना रहा है जो कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, तो यहाँ पर एक सम आता था और कैरी आता था, सम और कैरी। तो इसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। कि यदि सपोज हमें लॉजिकल और करना है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, उसके लिए जो ट्रूथ टेबल था उसमें दो इनपुट के बेस पर हम सम और कैरी जनरेट करते थे। तो ये ट्रूथ टेबल कहलाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। जो अगर ऐसे है तो आउटपुट इसमें हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं बड़ी इजीली। क्या 0 0 ऐड होता है तो सम कैरी आएगा 0। इसी तरह से 0 1 ऐड होता है तो सम आएगा 1, कैरी आएगा 0। 1 0 ऐड होता है तो सम आएगा, कैरी आएगा 0। और 1 1 ऐड होता है तो सम आएगा 0, कैरी आएगा 1। तो आपने सम और कैरी जो इस ट्रूथ टेबल के आउटपुट है वो कैसे जनरेट किए हैं। तो आपने लॉजिक देखा होगा कि हमने इनको कैलकुलेट किया, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके बेस पर हमने सम और कैरी को जनरेट किया है। तो ये इनपुट कहलाते हैं, इसको हम इनपुट कहते हैं, और ये हमारे आउटपुट हैं। ये हुए इनपुट और ये हुए आउटपुट। तो जब आउटपुट इनपुट पर डिपेंडेंट है तो वो ट्रूथ टेबल कहलाता है। बट अगर इसका जस्ट हम उल्टा कर दें कि यदि हमें सम पता है, कैरी पता है, देन व्हाट विल बी द इनपुट कॉम्बिनेशन। इस तरह का यदि हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें पता है सम 0 है, कैरी 0, सम 1 है,
कैरी 0 है, सम 1 है, कैरी 0 है, सम 0 0 है, कैरी 1 है। तो यदि हमें सम और कैरी पता है तो ये जो सम और कैरी है किस इनपुट कॉम्बिनेशंस के बेस पर आए हैं ये हमें पता करना है। तो ये पोर्शन हमें अभी क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से जनरेट होगा। सम और कैरी दैट मीन्स आउटपुट हमें पता है बट ये हमें नहीं पता। सो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल। सो ट्रूथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल में थोड़ा डिफरेंस है। ट्रूथ टेबल में हमेशा इनपुट के बेस पर आउटपुट जनरेट होता है, जबकि एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट के बेस पर हम इनपुट के कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। राइट। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में आपको सीखने को मिलेगा कि यदि हमारे पास किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हमें पता है तो हम उसका इनपुट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि ए और बी में ऐसी कौन सी वैल्यू गिवन होगी जिसके कारण ये आउटपुट जनरेट हुआ है। तो इसी टेबल का नाम होता है एक्साइटेशन टेबल। और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल जिसके अंदर आपको इनपुट भी मिलेंगे और उसकी जो नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट है आपको उस टेबल में मिलेगी। दैट मीन्स ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे क्लियर होना जैसे ध्यान रखें। आउटपुट के बेस पर अगर आप इनपुट के कॉम्बिनेशन जनरेट कर देते हो तो ऐसा टेबल कहलाता है एक्साइटेशन टेबल। तो एट्थ वाला पॉइंट वही बताता है वाइल डिजाइनिंग द सिक्वेंशियल सर्किट यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। जब भी आप फ्लिप फ्लॉप के थ्रू कोई सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर रहे हो वी नो द आउटपुट स्टेट, हमें पता होता है आउटपुट स्टेट क्या है। वी हैव टू फाइंड द इनपुट कॉम्बिनेशन, बट हमें पता क्या करना होता है, इनपुट कॉम्बिनेशन हमें पता करना होता है। इस पर्पस के लिए हम लोग एक टेबल बिल्ड करते हैं जो कि एक्साइटेशन टेबल कहलाती है और ये हम ट्रुथ टेबल से डिराइव कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप कैन बी आइदर सिंपल और क्लॉक्ड। हम एक फ्लिप फ्लॉप को दो तरह से डिजाइन कर सकते हैं। एक सिंपल तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें कोई भी क्लॉक पल्स ना लगी हो, और एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर सकते हैं जिसमें क्लॉक पल्स लगी हो। क्लॉक पल्स का लगना या नहीं लगना या फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुटिंग है, जो प्रोसेसिंग है, अगर वो क्लॉक के बेस पर डिपेंड है, क्लॉक की राइजिंग एज पर ही फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को चेंज। ऐसे फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं जो कि सिंक्रोनस हो सकता है। और सपोज अगर क्लॉक पल्स नहीं लगी है तो वो सिंपल होगा। राइट। तो क्लॉक्ड को हम दो टर्म से डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट इज सिंक्रोनस और एज ट्रिगर्ड। सिमिलरली the simple ones are commonly called latches. That means if we are not set the clock pulse into the flip flop, that flip flop become the latches simply. But if suppose we provide the clock pulse, flip flop is based on the rising edge of the flip flop, then it is called clocked flip flop. And clocked flip flop is also known as synchronous or age triggered. So we will discuss later the synchronous. We already have discussed synchronous, but we are not discussing here age triggered. We will later on discuss this. So flip flop can be either simple or clogged. Clogged flip flop is also known as synchronous or age triggered, and simple ones are commonly called latches. So फ्लिप फ्लॉप की दो टर्मिनोलॉजी है, एक हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, दूसरा लेचेस बोलते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्लॉक्ड कहलाते हैं, मतलब अगर किसी सर्किट में क्लॉक है
उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। अगर उसके अंदर क्लॉक नहीं लगी है तो कॉमनली हम उस सर्किट को कहेंगे लेचेस। So these are some basics points which we have discussed about the flip flop. Now you are understand what is flip flop, why it is called sequential logic circuit, how the output is depend on the input, why it is called bistable device, why it is called multi-vibrator electronic device, how many outputs it has, right? So these are some basics of flip flop. Now let's discuss on the types of flip flop. How many types of flip flops? So there are mainly 5 types: RS flip flop, T flip flop, JK flip flop, T flip flop, and fifth one is master slave flip flop. So first is RS flip flop. RS flip flop find uses in many applications in logic or digital electronic circuitry. जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं उसमें RS फ्लिप फ्लॉप सबसे ज्यादा दिखाई देगा। They provide a simple switching function whereby a pulse on one input line of the flip flop sets the circuit in one state. इस इसमें इस तरह से सिंपल स्विचिंग फंक्शंस लगे होते हैं पल्स के थ्रू इनपुट लाइन को फ्लिप फ्लॉप से सेट या रिसेट सर्किटरी में जोड़ा जाता है। Now let's discuss on the block diagram, right? तो अब हम डिस्कस करते हैं पहला फ्लिप फ्लॉप। So flip flop is SR flip flop. SR flip flop. So these are input. S or R means set and reset. So input we have to supply S over here and another input we have to supply here SR. Set reset. The full form of SR flip flop is set reset flip flop. Set reset flip flop. So this is the block diagram. Now we know that every flip flop have two output. First is normal, which indicate Q, and another is its complement of the normal. So Q dash. So we are designing the flip flop, so clock must be there. This is the rising edge of the clock pulse, and it is connected with the flip in this way. So in every clock pulse, in every rising edge of the clock pulse, flip flop can take the inputs and process it and generate the output and complement of these values. This is the block diagram of flip flop.
Now let's talk about the truth table. Truth table or SR flip-flop. So truth table tells us how many combinations are there. So suppose we know that S and R output is, suppose, Q. This is, suppose, present state PS, and Q, let's suppose it is Qn, which is present state. So truth table for SR flip-flop, S is considered as the input, R is considered as the input. So we have two inputs here, Qn present state, Qn plus 1 next state. As I told you previously, every flip-flop having two outputs, नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट. और नॉर्मल आउटपुट को हम दो तरह से डिनोट करने वाले हैं, प्रीवियस कौन सा होगा और नेक्स्ट कौन सा होगा, या प्रेजेंट स्टेट क्या थी, नेक्स्ट स्टेट क्या है. सो लेट्स कंसीडर फर्स्ट, इफ एस इज 0, आर इज 0, okay, there is one column also available. क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप हम लोग बना रहे हैं क्योंकि क्लॉक पल्स भी लगी है, और क्लॉक पल्स के लिए हमें यहाँ पे इनपुट देना होगा. सो यहाँ पर हम दे देते हैं एस आर क्लॉक सिग्नल, एस सिग्नल एंड आर सिग्नल, क्योंकि क्लॉक भी एज अ इनपुट इस फ्लिप फ्लॉप में जा रही है. सो वी हैव टू कंसीडर क्लॉक ऑल्सो, राइट. दिस इज क्लॉक. Now clock is always be rise, clock is always be 1, that means we are working on the rising edge of the clock pulse. So first is, if clock is 0, then S 0, R 0, present state suppose 0, the next state is also 0.
सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एस और आर में इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, राइट। तो एस और आर क्योंकि दो इनपुट कॉम्बिनेशन है तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। सो हम 4 कॉम्बिनेशंस किस तरह से बना सकते हैं, ये अपने मल्टीप्लेक्सर में मैंने आपको सिखाया था। ये है इसके मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एस आर क्योंकि दो ही इनपुट कॉम्बिनेशंस है, सो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो 4 रो हमारे पास तैयार होती है, 0 1 2 3, राइट। अब क्लॉक पल्स की वैल्यू आपको 0 रखनी है। क्लॉक पल्स फॉलिंग एज में भी आ सकती है, राइजिंग एज में भी आ सकती है, बट आउटपुट कहाँ पे चेंज होगा, वो होगा राइजिंग एज। तो हमें क्लॉक पल्स की दोनों एज को मेंटेन करना होगा। ये है क्लॉक पल्स की फॉलिंग एज। अब हम क्लॉक पल्स की राइजिंग एज पे काम करते हैं, दैट इज 1। और एस और आर के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो क्लॉक पल्स की राइजिंग एज दैट मीन्स 1। फ्लिप फ्लॉप में 0 0 दे चुके हैं, 0 एंड 1। क्लॉक पल्स की राइजिंग एज इनपुट 1 एंड 0। क्लॉक पल्स की राइजिंग एज इनपुट 1 एंड 1। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम दो सेक्शन इस तरह से बना सकते हैं। इतना वाला ये जो सेक्शन है ये कहलाएगा क्लॉक पल्स की फॉलिंग एज, और ये वाला जो सेक्शन है ये कहलाएगी राइजिंग एज, जिसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट चेंज होगी, राइट। तो ये फॉलिंग एज है, इसका मतलब कि ये इस तरह से क्लॉक पल्स 1 से 0 जाती है। और ये क्लॉक पल्स की राइजिंग एज है इस तरह से, जो कि 0 से 1 की ओर जाती है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें चेक करना है इसका जो प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट में कहाँ पर चेंज आएगा। तो अगर क्लॉक पल्स 1 से 0 है, इसका मतलब ये फॉलिंग एज है। तो क्लॉक पल्स में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 0 ही रहता है, क्योंकि फॉलिंग एज पे हमें कुछ काम करना ही नहीं है। सो 0 0 0 0 0 एंड 0। तो इसमें कोई चेंज नहीं, राइट। अब क्लॉक पल्स की जो राइजिंग एज है, इस राइजिंग एज पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू चेंज करेगा। अब उसे हम देख लेते हैं। अगर फ्लिप फ्लॉप में 0 0 हमने इनपुट दिया है, एस और आर में 0 0 पास किया है, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगी। और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 होगी। इस सिचुएशन को बोला जाता है नो चेंज। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर एक इनपुट के लिए दो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे तैयार होने वाले हैं। सो ये केवल 0 0 इनपुट के ही आउटपुट है। ये 0 अगर है तो वो 0 ही रहेगा, 1 है तो ये 1 ही रहेगा। इसको कहा जाता है नो चेंज। इसका मतलब कि क्यू में अगर 0 है, इस क्यू में अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही रहेगी। और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 ही रहेगी। और अगर यहाँ पर 1 है तो कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। इसको हम सर्किटरी से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसको हम सर्किट से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं।
कि एस में 0, आर में अगर 0 है, क्लॉक पल्स की राइजिंग एज है, तो प्रेजेंट स्टेट यदि हमने 1 कंसीडर की है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 ही बनती है, राइट। सो हर बार प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 आउटपुट जनरेट किए हैं, तो यहाँ पे 2 क्लॉक पल्स यूज हुई है। तो बाकी के कॉम्बिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको सर्किटरी से डिज़ाइन करने का ट्राई करेंगे, ताकि ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि कब फ्लिप फ्लॉप नो चेंज कंडीशन में आता है, कब सेट कंडीशन में आता है, कब रिसेट कंडीशन में आता है। तो आज का लेक्चर में इतना ही रखता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से एक बार ब्रीफ कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।